बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 500,000 का टारगेट है, इसे अचीव करने में हमारा साथ दें। व्यूअर्स, 4 खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान पर जेल में सख्तियां बढ़ा दी गई हैं। आपको अपनी मर्जी का खाना खाने पर पाबंदी, आपकी चहलकदमी पर पाबंदी, आपकी वर्जिश पर पाबंदी, और फिर कोई आपसे गुफ्तगू भी नहीं कर सकता, और इसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है। आज पाकिस्तान की अदालत और आमिर फारूक साहब ने कौम को मायूस नहीं किया, और जो सहूलतकारी ये माजी में करते रहे, आज भी इन्होंने उसी सहूलतकारी के जरिए इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया। इस फैसले में इमरान खान की मुलाकात के हवाले से क्या लिखा गया, इसका मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर को ऐलान किया है डी चौक में एहतजाज का। तहरीक इंसाफ के अंदर किस किस्म के फैसले किए जा रहे हैं, और क्या एहतजाज डी चौक में होगा या फिर अडयाला जेल की तरफ मार्च किया जाएगा, पार्टी के अंदर किस तरह की इस वक्त स्टेटमेंट जो है पाई जाती हैं, इसका मुकम्मल हाल अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। और फिर व्यूअर्स, आपको यह भी बता दें कि काजी साहब जा रहे हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार का जो इशाइया है इसकी दावत को कबूल कर लिया। काजी साहब अपने जाने के बाद किस किस्म की लेगेसी पीछे छोड़कर जाएंगे, इसकी भी मुकम्मल तफसील व्यूअर्स मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर कराची में जो वोटों की बोरियां थी उसे आग लगाने का ये मामला क्या है, ये वोट किस हल्के के थे और किसकी तरफ से दरखास्त दी गई, और कौन जीत रहा है, किसको हराने की कोशिश की जा रही है, इसका मुकम्मल हाल अहवाल भी आज की इस नशिस्त में मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर आईनी पैकेज के ऊपर भी बात होगी, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों का मौक़िफ़ और ये मुसद्दा जो पीपल्स पार्टी ने तैयार किया, अब ये मंजर आम पर आ गया। लेकिन फिर सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान पर सख्तियां बढ़ा दी गई हैं। जेल जराए से आने वाली खबरों के मुताबिक 3 चीजें हुई हैं जी पिछले 24 घंटे में। खान साहब की चहलकदमी पर पाबंदी लगा दी गई है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान की हुकूमत और जेल हुकाम की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि हमने इमरान खान को चहलकदमी के लिए 6 सेल्स पर मुश्तमिल एक राहदारी फराहम की है, जहां वो दिन में 2 मरतबा चहलकदमी करते हैं। लेकिन अब यह सहूलत इमरान खान से वापस ले ली गई है। आपको इससे पहले यह भी याद होगा, जब इमरान खान की सहूलियात की मुसलसल बात की गई तो कुछ तस्वीरें अता तारड़ साहब ने पाकिस्तान के मीडिया से शेयर की और कहा कि देखें इमरान खान को हमने किन सहूलियात के साथ जेल में अंदर रखा हुआ है। और वो कैमरा जो इमरान खान की मुसलसल 24 घंटे 24/7 मॉनिटरिंग करता है, उनसे कुछ क्लिप जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के मीडिया को शेयर किए कि ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन वो सहूलियात क्या थी? एक छोटा सा कमरा है जहां पर हवा और रोशनी का मुनासिब इंतजाम नहीं है। आप सारा दिन 24 घंटे 24/7 आप एक कमरे में रहे ना, तो आपका दिल करता है कि आप हवा और रोशनी को महसूस करें, देखें कि बाहर जो है वो अल्लाह की जो कुदरत है वो कैसी है। आप मुसलसल एक कमरे में आपको बंद रखा जाता है, यानी एक अज़ियत से गुजारा जा रहा है। इमरान खान मुजरिम नहीं है, सिर्फ इल्ज़ाम है। मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर वो सज़ा जो है जो उन्होंने नहीं किए, जानबूझकर रियासत की तरफ से जोर लगाकर बदमाशी करके आपको जेल के अंदर रखा गया। और जिस सेल के अंदर रखा गया ये आम सेल नहीं, ये डेथ सेल है, जहां पर सजाए मौत के कैदियों को रखा जाता है। खान साहब से चहलकदमी की सहूलत को जी वापस ले लिया गया है। और फिर इसके साथ साथ आपको याद होगा कि खान साहब ने वर्जिश के लिए एक साइकिल इनसे कहकर मांगी, लेकिन ये साइकिल इन्हें दी नहीं गई। फिर जब जोर लगाया गया तो फिर वर्जिश के लिए डंबल्स और साइकिल की दरखास्त को मंजूर किया गया, इस पर भी पाबंदी लगा दी गई। यानी इमरान खान जो रोजाना की बुनियाद पर वर्जिश करते हैं तो अब वो ये नहीं कर सकेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, जो रेगुलर एक्सरसाइज करता है ना, जब आप उसे रोक दें और उसे इजाज़त ना हो ना, तो एक अजीब किस्म की बेचैनी पैदा होती है। तो क्योंकि अब इन्हें मालूम पड़ गया है, पिछले 1.5 बरस से कैमरों के जरिए इमरान खान को मॉनिटर कर रहे हैं कि हमने इमरान खान को किस तरह अजियत देनी है, हर वो हरबा आजमा कर अब ये तमाम हरबे जो हैं वो एक एक करके आपको आजमाते हुए नजर आएंगे। और फिर जो तीसरी चीज़ हुई है ना, वो मुशक्कती है। जो इमरान खान को मुहैया किया गया वो अब वापस ले लिया गया है। ये जेल मैनुअल के हिसाब से आपको बहुत सारी बातें अदालतों में बताते हुए नजर आएंगे। जब ये जेल मैनुअल की बात आती है ना, तो व्हाट्सएप कॉल का ये हवाला खास तौर पे देते हैं कि जनाब देखें व्हाट्सएप कॉल मैनुअल के अंदर नहीं है। अंग्रेज़ का बनाया वो कानून था जी, कई दहियाँ पहले ये बनाया गया। आज व्हाट्सएप कॉल की सहूलत है, माजी में ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ये तो बहाना इनका यहाँ पे चल जाता है। लेकिन जो जेल मैनुअल के अंदर बाकी सहूलतें हैं वो तो कम से कम दो,
किसी भी सरबराह मुमलिकत का एक प्रोटोकॉल है, एक खास कैटेगरी है जिसके अंदर आप जेल मैनुअल के मुताबिक उन्हें सहूलियात फराहम करते हैं। आपको याद होगा कि खान साहब ना अमेरिका गए तो नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर थे, तो खान साहब ने अपनी तकरीर के अंदर कहा था कि मैं जाकर ना इसका जो एयर कंडीशन है इसे मैं उतरवाता हूँ। यानी नवाज शरीफ को जेल के अंदर उस वक्त एयर कंडीशन की सहूलत मुयसर थी, और ये इमरान खान के दौर में हुआ। इमरान खान ने इनके ऊपर ये जुल्म नहीं किया, लेकिन ये जुल्म किया जा रहा है। एक ओवन जो गर्मियों में उनका कमरा बन जाता है, इमरान खान को रखा गया, और अब मुशक्कती जो खाना पकाने की जिसकी जिम्मेदारी है ये इमरान खान से वापस ले लिया गया। व्यूअर्स, अब खान साहब को एक तो कैद तन्हाई इस वक्त वो शिकार हैं, और बताया जाता है जेल ज़राए के मुताबिक इतवार की शाम से इमरान खान के सेल के करीब किसी भी शख्स को जाने की इजाज़त नहीं है। जितने भी लोग हैं जो खाना उन्हें देने जाते हैं वो भी इमरान खान से बात नहीं कर सकते, वो खाना रखते हैं और साथ ही इसके बाहर आ जाते हैं। तो ये सब कुछ इस वक्त रियासत की तरफ से इमरान खान को तोड़ने के लिए ये सब कुछ जो है वो किया जा रहा है। अच्छा, ये ना एक नफसियाती मामला भी होता है, और जब बहुत सारे पाकिस्तान के सहाफ़ियों को जब उठाया गया, इमरान रियाज उनमें से एक हैं, तो इमरान को बार बार क्या कह रहे थे कि बाहर दुनिया को पता चला है जी कि आप अब नहीं रहे, आपको मार दिया गया है। आपको याद है ना? तो बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है? खान साहब को जाकर अक्सर लोग ये कहते होंगे ना कि सर बाहर तो बगावत हो गई, आपके लोगों को पकड़ लिया गया। अब इतवार की शाम से लेकर अब तक पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हुआ, डी चौक में क्या कुछ हो चुका है, इसके क्या नतीजे निकले, इमरान खान को कुछ नहीं पता। अब नफसियाती किस्म की एक जंग जो है, अजियत इमरान खान को ये देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, इससे ज़्यादा आप इमरान खान को उनके ख़ानदान के लोगों से दूर नहीं रख सकते। व्यूअर्स, आज आमिर फ़ारूक साहब ने पाकिस्तान की अवाम को बिल्कुल भी मायूस नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम ये समझती है कि आमिर फ़ारूक सहूलतकार हैं, सहूलतकारी ही करेंगे, और ये इनकी अदालत ने एक बार नहीं कई बार पाकिस्तान की अवाम को करके दिखाया। आज सहूलतकारी जी क्या हुई, एक दरख्वास्त गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में, और इमरान खान से बहन नौरीन नियाजी और डॉक्टर की फौरी मुलाकात की इस्तदा ये की गई थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया है। आमिर फ़ारूक साहब ये लिखते हैं कि अडयाला जेल के अंदर मुलाकात पर पाबंदी हटने के बाद इमरान खान की ख़ानदान के लोगों से फौरी तौर पर मुलाकात करवाई जाए। जेल के अंदर पाबंदी है तो हम कैसे लोगों को जो इस वक्त अडयाला जेल में हैं उनको पसे पुश डालकर उनके ऊपर पाबंदी पसे पुश डालकर सिर्फ इमरान खान की सज़ा को जो हम देखें और सिर्फ इनकी मुलाकात करवा दी जाए, ये नहीं होगा। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इमरान खान से नौरीन नियाज़ी की पाबंदी के दौरान मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद करते की वजह ये लिखी कि तयशुदा असूल है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। मौजूदा सूरत हाल में एक कैदी के लिए मुलाकात का रास्ता बनाना दीगर कैदियों के साथ तफरीक होगी। जब तक पाबंदी नहीं हटती तब तक मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सलमान अकम राजा ने इसके ऊपर रिएक्शन दिया, और वो ये कहते हैं कि अदालत ने इंसानी बुनियादों पर बहन की खान साहब से फौरी मुलाकात की दरख्वास्त को रद्द किया। खान साहब से आखिरी मुलाकात 3 अक्टूबर को ही, अदालत ने मामला 17 अक्टूबर पर डाल दिया है। इससे पहले एक मुराद सईद साहब का भी ट्वीट आया, लेकिन मैं आपको इस ट्वीट को पढ़ने से पहले ये बता दूं कि आलिया हमजा ने आज ही के दिन में मीडिया से इंटरेक्शन करते हुए ये कहा था कि अगर आप इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे या इमरान खान से मुलाकात की कम से कम इजाज़त हमें नहीं दी जाती, तो फिर हम आइंदा मार्च जो है वो अडयाला जेल की तरफ करेंगे। देखें, सबसे बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पता है मसला क्या है कि हमें ना बयानात के अंदर आपको एक यकसुई नज़र नहीं आएगी, और इसी का फ़ायदा दुश्मन इनका उठाता है। कन्फ्यूजन क्रिएट करो, जेल के अंदर इमरान खान को बाहर के हालात क्योंकि पता नहीं लग रहे तो अंदर क्या कुछ हो रहा है, आप कुछ भी कह दें, खान साहब को तोड़ने की कोशिश तो की जाएगी। जब तक कोई आएगा नहीं, इमरान खान से मिलेगा नहीं, इमरान खान से बात नहीं करेगा, हालात क्या नहीं बताए जाएंगे, ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। और ये यकसुई ना होना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। हमने ये खबर दी, आलिया हमजा ये कह रही हैं, लोगों ने अप्रिशिएट किया। साथ ही मुराद सईद की एक ट्वीट आ गई, और मुराद सईद ने क्या कहा, मुराद सईद ने इसके बिल्कुल बरक्स, और फिर सियासी कमेटी का जो बयान आया वो इसके बिल्कुल बरक्स है। ये दोनों मैं आपके सामने रखता हूँ। मुराद सईद ये कहते हैं कि इमरान खान के साथ जेल में रवा सलूक और उनकी सेहत के हवाले से गर्दिश करने वाली खबरें नहायत तशवीशनाक हैं। कौम को फौरी तौर पर उनकी खैरियत की यकीन दहानी कराई जाए। अगर फौरी तौर पर खान साहब से उनकी बहन डॉक्टर और पार्टी क़यादत की मुलाकात नहीं कराई जाती तो मैं अपनी कौम, ISF, यूथ विंग, लेबर विंग, मुंतखब अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स, बल्दियाती नुमाइंदों, UCs, VC तमाम कारकुनों को कहना चाहता हूं कि तैयारी कर लें, हमने डी चौक की कॉल देनी है और इस अज़्म के साथ शिरकत करनी है कि अब इमरान खान को लेकर ही वापस आएंगे। देखें जी, मसला पता है क्या है,
वो लोग जो इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर कहीं पर भी नहीं है। आप ट्वीट्स के अंदर बिल्कुल ठीक है, मुराद सईद के साथ जो कुछ हुआ गलत है। ये पाकिस्तान जितना एक आदमी का है, एक आम आदमी का है, एक इंजीनियर का है, एक सियासतदान का है, एक फौजी का है, एक जर्नैल का है, एक जज का है, ये पाकिस्तान उतना ही मुराद सईद का भी है। लेकिन मैदान के अंदर जो क़यादत मौजूद है, अगर इस तरह की कॉल उनकी तरफ से आए, बैरिस्टर गौहर या तमाम लोग बैठकर ये पैगाम जो है दें, तो शायद इसकी एफिकेसी ज़्यादा बढ़ जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर भी कंफ्यूजन है। अच्छा, मुराद सईद की बात सुननी है, आलिया हमजा कह रही है कि अडयाला जेल जाना है, मुराद सईद साहब कह रहे हैं कि तैयारी करें, तमाम अरकान पार्लियामेंट हम डी चौक पहुंचेंगे, ये बातें हो रही हैं। इसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है। और बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि हम इस्लामाबाद से, हाई कोर्ट से जो रिलीफ चाह रहे थे, वो हमारे खदशात में ये ऑर्डर उसके सामने कुछ भी नहीं है, हम पार्टी मीटिंग करेंगे और लाएमल तय करेंगे। अब ये पार्टी मीटिंग जी क्या हुई, इस पर जाने से पहले और जो एलामिया आया, हमाद अजहर की भी एक ट्वीट आई है और उन्होंने क्या कहा कि अगर खान साहब तक फौरी रसाई नहीं दी जाती तो हर कारकुन को इस्लामाबाद की तरफ मार्च की कॉल दी जाएगी। इमरान खान पूरी कौम की रेड लाइन है और मुक्तदरा की बदनाम कठपुतलियां आवाम के सामने रेत की दीवार हैं, इसलिए आवाम के सब्र को मत आजमाएं। खालिद खुर्शीद का जी भी इसके ऊपर एक बयान है, नईम पंजोता के भाई जो हैं इंतजार पंजोता, वो अभी तक लापता हैं, उस हवाले से भी एक तशवीश जो है लोगों में पाई जाती है। अब ये जो सियासी कमेटी का इजलास हुआ है ना, ये मैं आपको बता देता हूं कि इस सियासी कमेटी के इजलास में क्या फैसले जो हैं वो किए गए और ये एलामिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो जारी हुआ, इस एलामिया के मुताबिक क्या कहा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है और इस मीटिंग के अंदर जो उसूली फैसला किया गया, इसकी तफसील मैं आपके सामने रख देता हूँ। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात का फैसला किया है कि अब एहतजाज होगा और 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी चौक में तमाम लोग इकट्ठे हों। अब 15 अक्टूबर की आपने तारीख तो दे दी है, दूसरी तरफ अमन जरगा और साथ ही साथ आपको याद होगा कि अली मीर गंडापुर अभी मुलाकात करके मोहसिन नकवी से, फैसल करीम कुंडी से, अमीर मकाम से, ये तमाम लोग जो हैं, जो उन्हें मैंडेट दिया गया, अभी ताज़ा मामला जो हल किए गए हैं। तो क्या इजाज़त इन्हें दी जाएगी और अगर ये दोबारा से इस्लामाबाद आते हैं तो अली मीर गंडापुर के साथ क्या सलूक किया जाएगा? अब ये भी देखना है ना कि इन्होंने तो कॉल दे दी है सियासी पार्टी ने, क्या अली अमीन गंडापुर दोबारा से आएंगे? क्योंकि पहले वो अली अमीन गंडापुर जो थे वो इमरान खान के कहने पर डी चौक पहुंचे थे और खान साहब का हुक्म था, अली अमीन बार बार कहे थे खान साहब का हुक्म जो है मानेंगे और हमें किसी और हुक्म की ज़रूरत नहीं है। मरकज़ से निचली तरीन सतह तक तमाम तंजीमी जिम्मेदारान और विंग्स को डी चौक एहतजाज की तैयारियों को हतमी शक्ल देने की हदायत की गई है। 15 अक्टूबर को डी चौक के पुरअमन एहतजाज की तैयारियों के पेश नज़र पंजाब के इजला में एहतजाज की मनसूखी का ऐलान कर दिया गया है। मैंडेट चोर और आइन और कानून से बेजार नाजायज़ हुक्मरान जुल्म और सफाकियत तर्क करने पर किसी तौर आमादा नहीं होंगे। और फिर इमरान खान के हवाले से इन्होंने ये जो बातें हैं वो कही हैं कि हम सरकार को और ऐसी हुकूमत को नहीं मानते। देखें, सबसे जो इम्पोर्टेंट है खान साहब से राब्ता और इमरान खान से राब्ते के बाद ही कोई चीज़ जो है क्लियर हो गया। अब आपको पता लग गया कि खान साहब से राब्ता नहीं हो रहा, अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि मैं उनके मुताबिक चलूँगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है जो इस वक्त बाहर बैठी है, उसका क्या रोल है, ये वंस फॉर ऑल सेटल डाउन करना पड़ेगा। बैरिस्टर गौहर को फैसले अपने हाथ में लेने पड़ेंगे, अगर उनमें हिम्मत है और बाकी लोगों को ऑन बोर्ड लें तब आप कोई लाएमल जो है वो तय कर सकते हैं। लेकिन जो दो ट्वीट्स की गई हैं, जुल्फी बुखारी ने जी 15 का जिक्र किया इस्लामाबाद, और फिर इसके साथ साथ जो दूसरी एक और ट्वीट आई है सामने हमारे शौकत बसरा साहब की, उनकी तरफ से भी 15 अक्टूबर की एक डेडलाइन जो है वो दी गई है और ये कमेटी जो है इसका भी एक एलामिया सामने आ गया। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस किस्म की तैयारी जो है वो कर रही है और उन्होंने इस्लामाबाद का 15 तारीख को रुख करना है। कितनी कामयाबी मिलेगी, कितनी कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि जो इजलास हो रहा है शंघाई ताउन तंजीम का, उसे शायद प्रेशर बढ़ाने के लिए हुकूमत के ऊपर ये शायद करेंगे और शायद उन्हें इजाज़त मिल जाए। लेकिन जो अदालत का फैसला आया और फिर इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला है, ये आपको एक दो डिफरेंट किस्म की डायरेक्शंस में लेकर जा रहा है। अभी आपको ये भी खबर दें कि आईनी पैकेज को लेकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिजर्वेशंस हैं, वो इस मुसद्दे में जो इस वक्त शेयर किया गया, ये बड़ा वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस किस्म का आईनी पैकेज है वो लाने की तैयारियां कर रही है। और इस मुसद्दे को अगर आप पढ़ें तो पता लगेगा कि किस तरह से कुछ शख्सियात को ये ताकत जो है वो दी जा रही है।
राना तनवीर साहब की जो गुफ्तगू है, एक जुमला उनका जो उन्होंने कहा, कमेटी की कोशिश है कि तमाम जमातों का मौक़िफ़ सुना जाए, कोशिश है कि 18वीं तरमीम की तरह मुश्तरका मुसवदे पर तमाम जमातें जो हैं वो मुत्तफ़िक हों। फिर इसके बाद स्पीकर अयाज सादी का उन्होंने भी दुआ खैर करवाई है जी, और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये आइनी तरमीम हो सके, क्योंकि इनकी पूरी नून लीग की जो सांस है ना वो एक तरह से रुकी हुई है इस आइनी तरमीम के साथ, क्योंकि अगर ये आइनी तरमीम ना हुई तो ऑब्वियसली इनको भी कह दिया गया है कि अपना बंदोबस्त करें और फिर ऑप्शंस इनके पास बहुत कम हो जाएंगे। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी गुफ्तगू की और वो ये कहते हैं कि आज कमेटी के इजलास में काफ़ी तजावीज़ सामने आई, कल कमेटी का इजलास 12 बजे फिर होगा। हिजाम की कैफियत जो पैदा हो चुकी थी, कम अज़ कम इसमें कमी आई है। लेकिन मौलाना की गुफ्तगू क्या है, वो ये कहते हैं कि हुकूमत ने आज पहली बार हमारे साथ ड्राफ्ट जो है वो हमारे साथ शेयर किया, हुकूमत के साथ हमारी बातचीत शुरू हो गई, देखते हैं कि फिर कहाँ तक पहुँचती है। कोशिश करेंगे कि एक ड्राफ्ट पर इत्तफाक हो, हम अपना ड्राफ्ट पीटीआई के साथ भी शेयर करेंगे ताकि इत्तफाक राय हासिल हो सके। हम इत्तफाक राय हासिल करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि कब तक ये मामला तय हो जाएगा, उजलत नहीं होनी चाहिए। 18वीं तरमीम के अंदर 9 माह लगे, हम किसी के कहने के ऊपर 9 दिन या 9 महीनों या 9 हफ्तों के अंदर या 9 घंटों के अंदर ये तरमीम नहीं कर सकते। जो कुछ होगा वो पाकिस्तान की आवाम के लिए और उस तनाजुर में हमें देखना होगा। बिलावल की जी गुफ्तगू भी हुई है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, बिलावल ने ना इसके बरक्स एक बात की है। चूंकि मौलाना ये कहते हैं कि इन्होंने आज ही हमसे शेयर किया, लेकिन बिलावल ये कहते हैं कि हमने 2 हफ्ते पहले ये ड्राफ्ट जो है वो शेयर कर लिया था मौलाना और उनकी जमात के साथ। कामरान मुर्तज़ा साहब के पास ये ड्राफ्ट पहले से मौजूद था। बिलावल ये कहते हैं कि कमेटी में तमाम जमातों ने अपनी राय का इजहार किया। पीपल्स पार्टी ने अपना ड्राफ्ट जो है वो कमेटी के सामने पेश कर दिया है। हुकूमत ने भी वकला तंजीमों से होने वाली मुशावरत से आगाह किया, जबकि मेरी कोशिश होगी कि तमाम जमातों को साथ मिलाऊं और हुकूमत को मुश्तरका एक मुसवदा जो है वो पेश किया जाए। फजलुर रहमान ने दोबारा मौक़िफ़ दोहराया कि वो पीपल्स पार्टी को शामिल करके मुसवदा देना चाहते हैं। मैंने भी यही मौक़िफ़ दोहराया कि सबको साथ लेकर हमें चलना है, और उन्होंने फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी बात की है। लेकिन मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इस पूरे एपिसोड में आईनी पैकेज के हवाले से व्यूअर्स, वो बैरिस्टर गौहर हैं। उनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड पे मौजूद है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको कोई मुसवदा दिया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो उन्होंने कहा जी कोई मुसवदा नहीं दिया गया। उन्होंने कहा जी वो तो कह रहे हैं कि मुसवदा मिल गया। फजलुर रहमान साहब ने भी कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं ऊपर लिख कर आ गया हूं कि ये हमें नहीं मिला। नोट उन्होंने उसके ऊपर जो है अपना तहरीर कर दिया। अब बैरिस्टर गौहर क्या कहते हैं, उनके मुताबिक, बैरिस्टर गौहर के मुताबिक आमिर डोगर ने चूंकि इसकी तायीद कर ली थी कि जनाब हमारे पास मुसवदा आ गया, लेकिन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि नहीं मिला। हुकूमत की जानिब से कमेटी इजलास में कोई ड्राफ्ट शेयर नहीं किया गया। आज़म नज़ीर तारड़ ने वकला की कुछ तजावीज़ शेयर की हैं। आइनी तरमीम से मुतल्लिक बिल का ड्राफ्ट हमारे से शेयर नहीं किया गया। हम तजवीज़ जब देंगे जब हमारे पास ऐसा कोई ड्राफ्ट मौजूद हो जिससे मुसवदे के खदोखाल वाजे हों। हुकूमत ने अभी तक कुछ भी पेश हमारे सामने नहीं किया। पीपल्स पार्टी का मुसवदा जो व्यूअर्स इस वक्त सामने आया, इस मुसवदे में आइन के आर्टिकल 175A और 199 में तरामीम की तजवीज़ की गई हैं, और पीपल्स पार्टी की जानिब से वफाकी आइनी अदालत के क़याम के अलावा 4 सूबाई आइनी अदालतों के क़याम की तजवीज़ भी दी गई है। मुसवदे में कहा गया कि वफाकी आइनी अदालत इस्लामाबाद, जबकि सूबाई आइनी अदालत हर सूबे में होनी चाहिए। और इस पर यह भी चीज़ रखी गई है कि अगर जो प्रिंसिपल सीट है, यानी ये इस चीज़ से बिल्कुल आज़ाद होगी। अगर आप सिंध के अंदर अपना इजलास बुलाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बुला सकते हैं, और अगर आप कहीं और बुलाना चाहते हैं तो ये भी हो सकता है। तो इससे भी आपको जो है वो यानी इसके ऊपर पाबंदी नहीं है। एक तो चीज़ ये होगी जी। अब ये भी कहा जा रहा है कि 184 का जो इख्तियार है इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। सू मोटो नहीं ले सकेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और फिर ये भी कहा गया कि जो फैसला आइनी अदालत का आ जाएगा आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते, यानी वो हरफ आखिर होगा। तो भाईजान नज़रसानी नहीं हो सकती किसी मामले में। तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसमें हमें भाषण दिया जाता है कि नज़रसानी की अपील इतने महीने हो गए पेंडिंग पड़ी है, तो फिर ये क्यों बकवासियात पाकिस्तान की आवाम के सामने रखी जाती है? फिर क्यों कहा जाता है कि आज देखें जमहूरियत की फतह होगी, 5 लोगों की मर्जी को पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मुसल्लत किया जाएगा। ये 5 लोग सुप्रीम हुए या फिर 8 जजेस जिन्होंने फैसला दिया कि ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दी जाएं, लेकिन फैसला 5 लोगों का, चूंकि आपने तरमीम करके 5 लोगों को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में बैठा दिया है, तो आप ये फैसला पूरी कौम पर मुसल्लत करेंगे। यहां पर 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों का फैसला
तहरीक इंसाफ के हक में दिया, 10 जजेस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जमात डिक्लेयर किया और आप उनका फैसला नहीं मान रहे, और हमें कहा जा रहा है कि 5 जजेस ऐसे आएंगे जो इनसे बेहतर हैं, जो हमारी बात मानेंगे, तो लिहाजा उनकी बात आप सबको माननी पड़ेगी। और ये भी तजवीज़ आ रही है कि जो चीफ जस्टिस हैं वो आपके रेगुलर चीफ जस्टिस ही इसके सरबराह होंगे और इसे एक मुकम्मल अलग से एक अदालत जो है वो बनाया जा रहा है। तो व्यूअर्स, ये इस वक्त की एक सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। मैं आपको ना एक खबर और भी दे देता हूँ, और ये खबर काजी साहब के हवाले से है, और इन्होंने काजी फायज ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट बार की अलविदाई जो तकरीब है इशाइये की, इसके ऊपर अपनी रजामंदगी का इजहार करते हुए दावत जो है कबूल कर ली है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 10 अक्टूबर को इशाइये के लिए ख़त लिखा था। एडिशनल रजिस्ट्रार ने सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को ख़त लिखकर बताया कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट बार की दावत को कबूल कर लिया है और फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को है, तो मुनासिब होगा कि अलविदाई इशाइया 24 अक्टूबर को रखा जाए। रिटायरमेंट के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट बार का अलविदाई इशाइया 24 अक्टूबर को होगा, और काजी साहब को इशाइये की जरूरत नहीं है, बल्कि इन्हें रास्ता दिखाया जाए। जब ये पाकिस्तान की अवाम के दरमियान आज के बाद जाएंगे अपने रिटायरमेंट के बाद, तो कौम इन्हें बताएगी कि इन्होंने किस तरह से आइन और कानून के साथ खिलवाड़ किया, पाकिस्तान की अवाम के साथ खिलवाड़ किया। और बेहतर इनके लिए यही होगा कि ये पाकिस्तान को छोड़ जाएं, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम ने इन्हें ज़रूर रास्ता भी दिखाना है और इन्हें इनकी हैसियत भी याद करवानी है। व्यूअर्स, कादी साहब ने जो कुछ इस मुल्क के साथ किया, आज बाकायदा पहरों में पाकिस्तान की जमहूरियत का दोबारा कत्ल हुआ है। ये कराची के मनाजिर हैं जो आज हमने पाकिस्तान के टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर देखे, सोशल मीडिया पर भी दिखाए गए। NA 231 हल्के में 4 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा गिनती का ये मामला है। हुक्म जारी हुआ था कि आप दोबारा से गिनती करें, और जो खबर है मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्शन ट्रिब्यूनल सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक हल्का NA 231 मलीर 3 के 4 पोलिंग स्टेशंस PS 65, 71, 98 और 175 की पोलिंग दोबारा गिनती रीजनल इलेक्शन कमिश्नर कराची इम्तियाज़ की निगरानी में होना थी। दोबारा गिनती के लिए इस नशिस्त से आम इंतखाबात 224 में कामयाब होने वाले उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच हैं जी, और तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं खालिद महमूद। इस हल्के से इलेक्शन 2024 में हिस्सा लेने वाले दीगर उम्मीदवार भी मौजूद थे। गिनती का अमल शुरू होने से कुछ मिनट पहले नामालूम अफराद, गौर कीजिएगा, इस पाकिस्तान में ना मास्क वाले नामालूम अफराद, फरिश्ते, वो हाथ जो नज़र नहीं आते, ताकतवर, इस्टेब्लिशमेंट, खुफिया, इन लोगों ने ना हमारी जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब जैसे इमेजिन करें, दरख्वास्त गई थी कि जनाब दोबारा गिनती करवाई जाए, और वहाँ पर क्या हुआ, गौर कीजिएगा। नामालूम अफराद जिन्होंने अपने मुंह छुपा रखे थे, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर पर हमला कर दिया, दफ्तर में तोड़फोड़ की और बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान से भरी बोरियों को जला दिया, जबकि शीशे की बोतलों से भी वहाँ मौजूद अफराद पर हमला किया। इस मौके पर पुलिस की नफरी भी कुछ न कर सकी और नामालूम अफराद बासानी फरार हो गए। हमले में रीजनल इलेक्शन कमीशन का नायब कासिद जुबैर भी जख्मी हुआ। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और उम्मीदवारों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाए। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे पर इल्जाम आयद करते हुए वाक़े का मुकदमा दर्ज करवाया। अब ये जो वोट है ना, कमी कितनी थी जी, ये जो डिफरेंस है वो कितना है, 389 वोटों का, 389 वोटों का डिफरेंस है। और जो बोरियां आपने जला दी हैं, तो अब कैसे फैसला होगा कि ये कौन जीता और कौन हारा। तो पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो इसी तरह के हैं, और ये जो जमहूरियत जिसका रोज़ हमें बिलावल जरदारी, फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी साहब, इन्होंने ना एक शिकारगाह पाकिस्तान को बना दिया। मैं आप दोस्तों को हमेशा ये कहता रहा कि ये शिकारगाह है और हम शिकार हैं और ये शिकारी हैं। हमारा रोज़ शिकार किया जाता है, वोट के नाम पर, बिलों के नाम पर, तालीम के नाम पर, सेहत की सहूलतों के नाम के ऊपर, और हम शिकार होते हैं। इन्हें एक आईनी अदालत चाहिए कि जहाँ से ये अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले ले सकें। आज ये 45 और 47 वाला जो हमें भाषण सुनाया गया था, पता लग गया वो भाषण क्या था। वो ये था कि वोट काउंट होते हैं जी, वोट असल चीज़ है। अब 45 और 47 की बात नहीं होगी, बल्कि वोटों को जो जल गए छोड़ो यार, आगे बढ़ो। जब टोटल तादाद डिफरेंस ही 389 का है, कोई उस पर बात नहीं करेगा और इसे ख़त्म कहानी को कर दिया जाएगा। तो ये सीट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, किसी और को दे दी गई। तो इसको बचाने के लिए
یہ انہوں نے ہر بار سمایا اور یقیناً یہ کہہ دیا گیا ہوگا. میری کراچی میں نا ایک بہت ہی سینئر رپورٹر ہے, ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیا باتیں آپ کر رہے ہیں, یہ سب کچھ پلان تھا, انہیں پتا تھا کہ انہوں نے کہاں سے آنا ہے, کہاں بوریاں پڑی ہیں, ان کو آگ لگائی جائے گی تاکہ ووٹ 389 کی جو لیڈ ہے اسے کوئی ثابت نہ کر سکے. ووٹ جل گئے نا, بوریوں کو آگ لگ گئی, پورا معاملہ ختم ہو گیا. اور یہ اسٹریٹجی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے رہی. شیخ احمد سعید نے کہا تھا کہ آپ تہہ خانے کو کھولیں اور چیک کریں گے جو سوئس بینک کے جو ریکارڈ تھے, جو وہاں سے ڈبوں میں جو چیزیں آئی تھی اس میں کچھ ہے بھی کہ نہیں. پتہ لگی کہ وہ صرف ریت بھر کے ان ڈبوں کو آپ نے تہہ خانے میں نیب کے رکھ دیا. اب وہ ریکارڈ کہاں پر ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے طریقہ کار رہا. زرداری صاحب کے بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو ختم اس وجہ سے ہوئے کہ جناب ریکارڈ گم گیا, ریکارڈ چوری ہو گیا, ریکارڈ کو آگ لگ گئی. یہاں پر ان کی سیٹ کو بھی آگ لگ گئی اور جو ووٹ پیپلز پارٹی کو دیے اور ڈیفرنس جو دکھایا گیا ہے اب وہ بوریاں بھی جل گئی ہیں. تو اسکرپٹ رائٹر سوری کا ایک ہی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.